कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए एक्सप्रेशन दिया था, जिसको हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। तो आपको पता है दो अनलाइक चार्ज बॉडीज़ के बीच में कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, और दो लाइक चार्ज बॉडीज़ के बीच में कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। ठीक है, तो अगर हम कंसीडर करें फर्स्ट बॉडी पे प्लस और दूसरी बॉडी पे प्लस, तो क्या होगा, उनके बीच में रिपल्सन, और अगर एक पे प्लस है और एक पे माइनस है तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब चार्ज की जो स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब हम देख लेते हैं। हमने दो चार्ज दिए हैं, एक पे हमने प्लस Q1 लिया हुआ है, दूसरे पे हमने माइनस Q2 लिया हुआ है, क्योंकि दोनों अब क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट बॉडी पे प्लस Q1 रहे लेकिन सेकंड पे प्लस Q2 आ जाए तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। सेम अगर फर्स्ट बॉडी पे आप माइनस Q1 लें और सेकंड बॉडी पे आप प्लस Q2 लें तो उनके भी माइनस Q2 लें तो उनके बीच में अगेन क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, सो फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका जो डायरेक्शन है वो दो चार्जेस के सेंटर को जो लाइन जोड़ती है उसके अलोंग होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। अब अगर हम Q1 के साइज को इंक्रीज कर दें, Q2 को अनचेंज रहने दें, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर हम Q1 की वैल्यू को स्मॉल कर दें, Q2 को अनचेंज रहने दें, तो फोर्स की वैल्यू अब क्या होगी, कम हो जाएगी। सेम अब अगर हम क्या करें, Q1 को अनचेंज रहने दें, Q2 को बढ़ा दें, तो अगेन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, और अगर Q1 को अनचेंज रहने दें और Q2 को अब हम कम कर दें तो अगेन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो चार्ज की वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, और वो कैसे कर रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। दोनों को अगर हम एक साथ देखें तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2। अगेन अगर हम दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको वैरी करें तो अगेन फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम दोनों चार्जेस को पास लेके आएंगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम उनको दूर लेके जाएंगे तो उनके बीच लगने वाला फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या देख सकते हैं कि जो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है फोर्स उस पर भी डिपेंड करता है। वो किस तरीके से करता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सो फोर्स की जो वैल्यू है वो अलग अलग मीडियम में दो चार्जेस के बीच वो डिफरेंट होती है। एयर में दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स जो है वो डिफरेंट होगा देन सेम चार्जेस पे वाटर में जो लगने वाला फोर्स है। तो मीडियम का इफेक्ट पड़ता है फोर्स पे। ठीक है, तो फोर्स की वेरिएशन को हम मीडियम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन उठाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं के, जो कि मीडियम के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करता है फोर्स को। अब के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है आपकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये कूलॉम्स लॉ है आपका, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन K R स्क्वायर, जहाँ K क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट कहते हैं परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जो मीडियम के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। सो F फिजिकल टू क्या हो गया कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू आर स्क्वायर। दिस इज कूलॉम्स लॉ, जहाँ एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या कहा हुआ है, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जो मीडियम पे डिपेंड करती है। फॉर एयर एंड वैक्यूम एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। तो ये कूलॉम्स लॉ है। कूलॉम्स लॉ की बात करेंगे। कूलॉम्स लॉ ने जो है दो चार्जेस के बीच लगने वाले जो फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड के लिए एक एक्सप्रेशन दिया था और एक लॉ दिया था। सो उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू द टू चार्जेस। तो अगर हम दो चार्जेस लें जो कि एक दूसरे से r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो किसके इक्वल होगा,
किसके प्रोपोर्शनल होगा? सबसे पहले नंबर 1 उनके जो चार्ज है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इसको एक साथ लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएंगे कांस्टेंट आ जाएगा के, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलॉम कांस्टेंट। वेयर के की जो वैल्यू होती है फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए 1/4πε0 होती है, जहाँ के की जो वैल्यू है हम कितने लिखते हैं? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ε0 इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जहाँ f को अगर हम देखें वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? f = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर हम k की वैल्यू यहाँ पुट करें तो k = क्या होगा? 1/4πε, ठीक है। फॉर अदर मीडियम, ये फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए वैलिड है और एयर के लिए। ये अदर मीडियम्स के लिए, अगर कोई मीडियम हो आपका रिलेटिव मीडियम तो उस केस में हम यहाँ लिखेंगे, जहाँ एप्सिलॉन को हम क्या कहेंगे? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं हम? परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। और के को हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। आपको कुछ बुक्स में के की जगह वो एप्सिलॉन आर भी लिख देते हैं, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ के की जगह एप्सिलॉन आर लिख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम एक के को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। दोनों ही सिंबल्स ठीक हैं। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो अब आपके पास दो चार्जेस हैं। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने दो पॉइंट चार्जेस लिए हैं, उनका इस एक्सेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, पोजीशन वेक्टर Q1 का R1 है, Q2 का R2 है, ठीक है। उनके बीच का जो पोजीशन वेक्टर वो है R, ठीक है। तो अब हमने कंसीडर किया है F12 को कंसीडर किया है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। F21 को हमने कंसीडर किया है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। और ये जो है यूनिट वेक्टर R1, ये क्या है? यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 से Q2, 1 से 2 जा रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दिया 1 2। और यहाँ पर हमने कंसीडर किया यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 से Q1, जिसको हमने 2 1 लिखा हुआ है। अब हमें फोर्स अगर लिखना है तो फोर्स जनरली क्या होता है? वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हम किस तरीके से लिखते हैं? वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो अगर हमें बात करनी है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यूनिट वेक्टर डायरेक्शन की बात करेंगे तो अब फोर्स लग किस पे रहा है? Q1 पे। किसकी वजह से लग रहा है? Q2। तो डायरेक्शन क्या होगा? Q2 2 से 1 की तरफ। तो हमने यहाँ यूनिट वेक्टर लिखा दिया है 2 1, ठीक है। जहाँ R² जो है मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के बीच का जो वेक्टर है R, इसका मैग्नीट्यूड, चाहे आप इसको R लिखें या इसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर लिख दें। सेम फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 कैसे लिखेंगे? 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? 1 की वजह से 2 पे जा रहा है तो यानी 1 2, ठीक है। अगर आप वेक्टर के रूल के अकॉर्डिंग देखें तो जो R21 है वो क्या होगा? -R12, ठीक है। वेक्टर को अगर हम रिवर्स करें तो माइनस साइन आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, जो वैल्यू है वो सेम है, पर डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। यानी जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूटन्स का लॉ भी आपने पढ़ा है ना, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो जनरल टर्म अगर हम लिखें कूलॉम्स लॉ की तो क्या होगी? 1/4πε0 Q1 Q2/r² और इंटू यूनिट वेक्टर, जहाँ यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस की बात करें ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है? सिंस वेक्टर R1 इक्वल टू माइनस वेक्टर 1 2, यूनिट वेक्टर R12 इज इक्वल टू माइनस यूनिट वेक्टर R21। सो जो दोनों फोर्स हैं वो क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे। इट मीन्स both the charges exert equal and opposite force on each other. This is law obey action reaction law. अब जो कूलॉम्बिक फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन हमेशा एक पॉइंट्स की तरफ होता है, ठीक है। तो उसको हम सेंट्रल फोर्स में कंसीडर करते हैं। अब वो हमेशा किसके अलॉन्ग रहता है? जो आपके दोनों चार्जेस को लाइन जोड़ रही है उसके अलॉन्ग रहेगा। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अगर हम एक सिस्टम लें जिसमें मल्टीपल चार्जेस हों और उसमें हमें एक
चार्ज को कंसीडर कर लें, फॉर एग्जांपल Q1 और उस Q1 पे हमें फोर्स निकालना है ड्यू टू अदर चार्जेस। तो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो अब इसमें हम जो है प्रिंसिपल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस, force between any 2 point charges is not influenced by presence of other charges। यानी जो अदर चार्जेस हैं उसकी वजह से उन दो चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो अदर चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो वही रहेगा जो अगर ये नहीं भी है तब लगेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस अप्लाइड बाय अदर चार्जेस ऑन दिस चार्ज। फॉर एग्जांपल हमने फोर्स ले लिया है Q1 पे ड्यू टू Q2, Q3, Q4 सो ऑन Qn तक। अब वो कितना है? 1 पे लग रहा है ना, किसकी वजह से? 2 से, तो यानी F12, F13, F14 एंड F1n। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा आपका Q1 पे वो कितना होगा? वेक्टर सम ऑफ दिस। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।